आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 12। चैप्टर 12 का हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, और आज ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होते ही पेपर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और अगले क्लास से पेपर 2 स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, अगले क्लास से क्या स्टार्ट होगा, पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम लोगों का, और ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या, अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और आज ये खत्म होते ही क्वेश्चन आप लोगों को जो टेलीग्राम ग्रुप में इस चैप्टर का 12 और 13 भी खत्म हो गया, आपको पता है, ये दोनों का मॉडल सेट मिल जाएगा आज ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये खत्म होगा चैप्टर। उसके बाद आपको आज ही टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम ग्रुप तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और आंसर लिखकर वहां पर आपको भेजना होगा। हम टेलीग्राम ग्रुप में मॉडल सेट भेज देंगे और आंसर लिखकर भेजिएगा, हम चेक करके बताएंगे कितना सही है कितना गलत है और क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि क्या गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था? क्या गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग था? ऐसे भी आ सकता है स्वर्णिम युग था, विवेचना करें, ऐसे ये पूरा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर लिखा कैसे जाएगा, क्या लिखेंगे? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। ये इंट्रोडक्शन हुआ, ये बॉडी पार्ट, ये अंतिम में कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस समय भारतीय संस्कृति के, इस समय अब बताना पड़ेगा ना कि क्यों माना जाता है। तो इस समय भारतीय संस्कृति, सब लिखते जाइएगा, अपने कॉपी पर नोट्स बनाते जाइएगा। अभी इस समय भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था का स्थापना का काल माना जाता है। ये अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। इस समय भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ तथा धार्मिक सहिष्णुता और आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना का काल है, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इसको बड़ा करके भी, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर भी इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग वाक्य बनाकर भी लिख सकते हैं। लेकिन हम इतना में, हमको हमारे पास इतना जगह ही है, इसीलिए एक ही में पूरा ये वाक्य को क्या कर दिए, लिख दिए। अब आगे लिखेंगे साहित्य का विकास। इसमें सबसे पहले लिखेंगे साहित्य का विकास, कौन कौन सा साहित्य का विकास हुआ, देख रहे हैं। और एक बात, ये गुप्त काल में पूरे गुप्त वंश के राजा के बारे में ही लिखना है। श्रीगुप्त से लेकर, तो श्रीगुप्त ने कहा कुछ किया था, साहित्य में कुछ विकास करवाया था। श्रीगुप्त से लेकर श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सबके बारे में, स्कंदगुप्त, ये सबके बारे में, सबके जो साहित्य के, जितने भी साहित्य के क्षेत्र में विकास हुए, या यहाँ पर देखिए मूर्तिकला के क्षेत्र में विकास हुए, या धार्मिक स्थितियां इनकी क्या थी, ये सबके बारे में वर्णन करना है, न कि किसी एक के शासनकाल के बारे में नहीं। यानी सबके शासनकाल के जो कवि होंगे, कवि आएंगे, मूर्ति का कला कैसे थी इनके शासनकाल में, सबके शासनकाल की बात तो हो रही है, ध्यान रखिए, किसी एक राजा की नहीं, क्योंकि ये पूरे गुप्त काल के लिखना, साहित्य का विकास। अब इसमें लिखेंगे इस समय साहित्यों का भरपूर विकास हुआ, क्योंकि इस समय महान कवि ने, यह समय महान कवियों का था। इस समय साहित्य का भरपूर विकास हुआ, क्योंकि इस समय बहुत ही महान कवि थे, जिसमें प्रमुख कालिदास, जिसमें क्या थे, प्रमुख कालिदास, आर्य, देखिए आर्य नहीं लिखना, ये आर्यभट्ट ने भी बहुत सारी रचनाएं की, आर्यभट्ट, विशाखा दत्त और अलग अलग प्रकार के कवि थे। और सबसे पहले लिखेंगे एक नंबर में कालिदास। क्या लिखे, सभी देखिए, सभी कवियों का नाम नहीं याद रह सकता है, इसलिए जो प्रमुख है उन्हीं के बारे में लिखे हैं। अब एक नंबर में लिखे कालिदास, अंडरलाइन करेंगे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय किसके दरबार में थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें से प्रमुख है मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, या बात करें रघुवंशम। ये जो रघुवंशम है वो भी इनकी कालिदास की महत्वपूर्ण रचना। और भी आपको कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं अगर उस समय याद रहता है परीक्षा में तो क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में थे, और ये बहुत ही अच्छे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे। जीरो का आविष्कारक इन्हीं को माना जाता है, और इन्होंने भी साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत जैसे रचनाएं किए। उसके बाद विशाखा दत्त,
विशाखा दत्त ने भी, विशाखा दत्त लिखकर अंडरलाइन, विशाखा दत्त ने भी ये साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस जैसे साहित्यों की रचना की। देवी चंद्रगुप्तम से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बहुत अच्छा से विवरण मिल पाता है और बहुत अच्छी से जानकारी मिल पाती है। बस इतना लिख दिया, इसमें हो गया। अब उसके बाद मूर्ति कला लिखेंगे, मूर्ति कला इसमें लिखेंगे इस समय मूर्ति कला का भी विकास बहुत तेजी से हुआ। इस समय भी मूर्ति कला के विकास बहुत तेजी से हुआ। मूर्ति कला के विकास के लिए कई स्थान प्रसिद्ध है, जिसमें मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र था। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाई जाती थी, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध मथुरा था। मथुरा में महात्मा बुद्ध के अलावा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी, लेकिन सबसे अधिक महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती थी। बस उसके बाद धार्मिक स्थिति, गुप्तकालीन राजाओं, गुप्त काल के समय धार्मिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस समय जो राजा थे वैष्णव धर्म मानते थे। राजा वैष्णव धर्म और परम भागवतम की उपाधि धारण करते थे, और राजा जो थे वो सभी धर्म, जनता को सभी धर्म मानने की अनुमति देते थे। जनता पर अपना धर्म लादने का प्रयास नहीं करते थे, और खुद अपना जो धर्म मानना था वो मानते थे, और जनता को जो भी धर्म मानना था वो जनता को मानने देते थे। तो यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से गुप्त साम्राज्य में धार्मिक आजादी थी कि कोई भी मनुष्य कोई भी धर्म मान सकता था। हो गया। अब इसके बारे में देखिए, फरिहान का विवरण भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतर जो गुप्त काल की जानकारी वो फरिहान के विवरण से भी मिलता है। यहाँ पर लिखेंगे फरिहान का विवरण, अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे कि फरिहान एक चीनी यात्री था। इसके बारे में, फरिहान एक चीनी यात्री था, यह चीन से आया था। फरिहान एक चीनी यात्री था और यह चीन से आया था, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत भ्रमण करने के लिए आया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म के स्थानों को घूमना, बौद्ध धर्म के और बौद्ध साहित्य को एकत्र करना। इसने बहुत सारे बौद्ध स्थानों को घूमा, बहुत सारे बौद्ध स्थान, बोध गया, नालंदा, सारनाथ, श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारे बौद्ध स्थलों को घूमा। उसके बाद सारे बौद्ध स्थलों को घूमने के बाद ये अपने साहित्य, सारे बौद्ध स्थलों घूमने के बाद अपने साहित्यों की रचना किया, और साहित्य की रचना के दौरान ये भारत के बारे में बहुत कुछ लिखता है, जिसमें से प्रमुख है ये भारत के बारे में, जो भारत की शासन प्रणाली है उसके बारे में भी लिखता है। उसमें ये लिखता है कि भारत में सभी लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीते हैं, और लोगों के घर में ताले बंद नहीं रहते हैं। लोगों के घर में ताले बंद नहीं रहते हैं, लोग कभी न्यायालय नहीं जाते हैं, ताले बंद नहीं रहते, उनको चोरी का कोई भय नहीं है, कभी न्यायालय नहीं जाते हैं, सभी लोग खुशहाल से रहते हैं। और भारत में नदी, पहाड़, झरना सब कुछ पाया जाता है, और भारत में प्राकृतिक सुंदरता बहुत अधिक है। साथ में मनुष्य भी वहां पर मिलजुल कर रहते हैं। ये सब फरिहान ने अपने विवरण में दिया है, जिससे ये पता चलता है कि गुप्त काल में बहुत ही लोगों की बेहतरीन स्थिति थी, और यह स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। यह स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। इतना पर भी लिखकर समाप्त कर सकते हैं, या अंतिम में अब निष्कर्ष अलग से भी एक लाइन छोड़कर निष्कर्ष भी लिखना शुरू कर सकते हैं। फरिहान के विवरणों ने इतना स्पष्ट कर दिया कि गुप्त काल के दौरान सभी लोग खुशहाल जिंदगी जीते थे, और प्राकृतिक सुंदरता भी भारत में मौजूद थी, और कृषि में भी बहुत अधिक उन्नति थी, जिसके कारण कृषि में और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा उन्नति थी, जिसके कारण भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। लिख कर बस खत्म हो जाएगा, और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और आपको इसमें अब कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अंतिम था। इसके बाद ये पूरी तरह से पेपर 1 जो है, पेपर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। पेपर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, इसमें अब कुछ भी बाकी नहीं है। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, और इसमें आपको कोई भी अब डाउट हो। अब देखिए एक और बात, इसका जो VBI क्वेश्चन है, VBI जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सारे चैप्टर में भी करवाते चले हैं, और इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे टॉप 20 होता है या टॉप
15 होता है। टॉप 50 जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और टॉप 20 मान लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टॉप 20 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इन दोनों का भी क्लासेस अभी नहीं, पेपर वन कंप्लीट हो गया ना, पेपर 2 कंप्लीट होगा ना, तो पेपर 1 और पेपर 2 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इन दोनों को हम क्या करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे उसी समय। तो पेपर 2 इसके बाद क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो हम लगता है समझ में आ गया होगा आपको। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है समझ में आ गया होगा।